हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सेट 2 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल किसका होता है? तो ये क्या होता है, इस स्थिति में डिक्रीज होता है। तो पहला का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग इज। देखिए बच्चे, अगर हम एक क्यूबिक पैकिंग की बात कर रहे हैं तो देखें, इस प्रकार से हमने एक क्यूबिक से ले लिया और इस प्रकार से हमने इसे बनाया। अब आप देखे होंगे, अगर हम यहाँ पर एक पार्टिकल रखते हैं या एक एटम रखते हैं और इसका हम अगर चारों तरफ से इसकी पैकिंग देखते हैं तो 2 3 4 5 6 7 और 1 हो गया आगे से, यानी कि 8 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का क्या होगा? यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि 8। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 एम यानी कि मोलरिटी दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड, कोई भी आप डाइबेसिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। देखिए मेरे पास मोलरिटी दिया हुआ है 0.2 और देखिए डाइबेसिक एसिड के कोई आप एग्जांपल सोचिए। सपोज मान लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग को मिलता है H2SO4। बच्चे सबसे पहले आप H2SO4 का मोलर मास निकालेंगे तो इनका मोलर मास कितना होता है? 98 होता है। और देखिए यहाँ पर आपको नॉर्मेलिटी निकालना होता है तो वहाँ आप यूज करते हैं MB/EB इंटू मोलारिटी, जो आपका गिवन ही है ना। तो अब एक बात आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो 98 को, तो 98 जो है ना, इसमें H प्लस आयन क्या होते हैं? देने वाले की होते हैं। तो आप उसमें जितना वो देने वाले होते हैं उससे आप उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं EB को फाइंड करने के लिए ना। तो EB को फाइंड करने का कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अभी देखिए हमने मोलर मास निकाला H2SO4 का, तो 98 था। जब हम 2 से उसको डिवाइड किए तो कितना हुआ? 49। और मोलरिटी मेरा दिया हुआ है 0.2, तो इससे हम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो 2 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा? 2 2 4, 0.4। और नॉर्मेलिटी के लिए n, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, the mole fraction of a component in a binary solution is 0.5. the mole fraction of the other component का क्या फ्रैक्शन होगा? तो बच्चे आप याद रखे होंगे कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अब देखिए एक का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, तो अगर हम सपोज मान लेते हैं कि XA का वैल्यू दिया हुआ है तो XB निकालना है तो 1 माइनस 0.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.75, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, द रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना होगा? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो इज H2I2 2HI। तो देखिए यहाँ पर H2 कितना है? 1 है और I2 कितना है? 1 है। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज रहते हैं? कितने चार्ज मौजूद रहते हैं? तो ये हमने पढ़ रखा है 96,500 कूलम, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज। तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो इसका होता है साइमन पर सेंटीमीटर, ये भी होता है, और MHO पर सेंटीमीटर, ये भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाय। टिंडल इफेक्ट किससे ऑब्जर्व किया जाता है? तो लिम्फोबिक कोलाइड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, द डिवाइस ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज। एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उस डिवाइस का नाम क्या है? तो उसका डिवाइस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? आपको याद होगा एल्युमिनियम का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन होगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, सीने बार इज एन ओर ऑफ। सीने बार का तो फॉर्मूला ही होता है HgS, तो सीने बार किसका ओर है? ए, यानी कि Hg का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, गैंग प्लस फ्लक्स इक्वल टू क्या बनेगा? क्या होता है? तो ये क्या होता है? स्लैग होता है। तो 13 का ऑप्शन होगा ए।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द स्पिन वनली फार्मूला इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। स्पिन वनली फार्मूला ये दिए गए जो भी एक्सप्रेशन है इसमें कौन सा होता है, तो इसका ऑप्शन याद रखना है बी, √n इंटू n+2 bm। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें मैक्सिमम है। देखिए बच्चों आपको याद रखना होगा यहाँ पर Cu+ दिया हुआ है, तो Cu+ दिया है यानी कि इसमें D10 है। इसमें कितने हैं, D10 है, तो ये तो D10 है तो ये तो भरा हुआ है। Fe2+ की बात करेंगे तो Fe2+ 4s2 हो गया और 3d6 हो गया। 4s2 3d6 एक बार अच्छे से मिसे लिख देते हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं तो 4s2 3d6 तो प्लस दिया हुआ यानी कि 2 तो निकल गया। यानी कि अगर हम D के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, 1 2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर गए, यानी कि कितने भर गए, 4 यहाँ पर भर गए। D में 10 होता है यानी कि 5 भर जाएंगे, एक यहाँ पर भर गया। अब यहाँ पर कितने बच गए, 1 2 3 4 भर गए यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भर गए। तो यहाँ पर तो हमें पता करना है कि मैक्सिमम नंबर किसके हैं, तो इसके तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए Sc का देखते हैं, Sc3+, तो इसका तो D0 हो गया, इसका तो खत्म हो गया। Zn2+, इसका भी क्या है, D10 है, तो ये भी तो भरा हुआ है, ये भी कंप्लीट है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किसके हो गए, Fe2+ के कितने हो गए थे, 4, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो डी ट्रांजिशनल मेटल कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये मतलब कौन सी चीज़ों के लिए ये उपयुक्त होते हैं या कौन सा काम ये करते हैं। तो ये कैटालाइटिक एक्टिविटी में भी शामिल होते हैं, कलर कंपाउंड भी बनाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आप सेट 1 में देखे होंगे, सेट 1 में पैरामैग्नेटिक के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर रखा था। तो पैरामैग्नेट क्या था कि जब उसके खाली स्पेस में D1 से D10 तक होते हैं, तो यहाँ हमें देखना होगा कि पैरामैग्नेटिक नेचर कौन सा होता है, तो इसका हमने पहले ही कर रखा है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr2O7 2- इज। तो इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Cr का, तो Cr का है तो हम x ले लेंगे। कितने Cr है यहाँ पर, 2 है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है। कितने ऑक्सीजन है, 7 हैं, और इक्वल टू में जो दिया रहता है तो यानी कि -2, तो 2x यहाँ पर हो गया 2x - 14 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ कितने हो गए, 2x इज इक्वल टू -2 + 14, यानी कि 2x इज इक्वल टू हो गया 12, तो x के वैल्यू हो गए 6 यानी कि +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr2O7 में यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी +6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CFI इन CuNH4SO4। तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में एक्स Cu को है, तो Cu के लिए हम बात कर लिए x, और NH3 का कितना होता है, 0 होता है। NH3 का कितना होता है, 0 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। SO4 यहाँ पर SO4 के लिए कितना हो जाएगा, SO4 के लिए हो जाता है -2 और इक्वल टू कितना ले लेंगे, 0, तो x यहाँ हो गया -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 का आता है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन COEN2 + Cl2+। देखिए बच्चे एक और बात याद रखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर में प्लस माइनस कुछ होता नहीं है ना, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप पहले पढ़े होंगे तो उस पर सॉल्व करेंगे। इसका आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी। आगे आते हैं द शेप ऑफ I3 इज। तो शेप ऑफ I3 का शेप कैसा होता है, तो शेप बच्चे याद रखेंगे इस प्रकार से होता है। शेप ऑफ I3 इस प्रकार से होता है, यानी कि लीनियर। ये कैसे बन रहे हैं, लीनियर बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है HCHO + 4H ZnHg कंसंट्रिक HCl A हियर। तो 22 में आपके पास कह रहा है कि ये क्या बनेगा, तो आप जानते हैं एक कार्बन एक मीथेन ही बनाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है CH3OH + SOCl2 पैरिडीन प्रोडक्ट क्या तैयार होगा, तो इसका आंसर होता है CH3Cl, यानी 23 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे CaCl3 + Ag' तो क्या बनता है C2H2, यानी 24 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 CH3Cl + Kl एसीटोन CH3I + KCl, दिस रिएक्शन, मतलब यह रिएक्शन
क्या कहलाता है, तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा फिंक्लिस्टन रिएक्शन, यानी 25 का ऑप्शन होगा बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है CH3COO C2H5 Na C2H5OH, तो प्रोडक्ट क्या तैयार होगा, तो ये इथेनॉल तैयार होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का होना चाहिए C2H5 यानी ऑप्शन बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है CH3CH2OH हॉट Cu 300 कूलम ए हियर, तो ये क्या बना रहा है, तो ये बनता है CH3CHO 27 का उसका होगा ऑप्शन ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है CH3NH2 प्लस HNO2, तो P है, तो ये क्या बनेगा, तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी CH3OH। 29 पर हम आगे आते हैं। क्वेश्चन 29 कहता है CH3CONH2 प्लस KOH प्लस Br2, हिट कराएंगे तो CH3NH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस H2O। देखिए बच्चों, आप याद रखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है CH3NH2, तो जिस कारण आपको याद रखना होगा, इसे हॉफमैन्स रिएजेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हॉफमैन्स रिएजेंट कहते हैं। तो 29 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है नाइलॉन 6 इज ए पॉलीमर ऑफ, तो नाइलॉन 6 किसका पॉलीमर होता है, तो ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइमीन का एक पॉलीमर होता है। तो 30 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 30 का ऑप्शन होगा बी। 31 आगे आते हैं डैक्रॉन इज ए पॉलीमर ऑफ, तो डैक्रॉन किसका पॉलीमर है, तो डैक्रॉन जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं इथिलीन ग्लाइकोल और टेराफिलिक एसिड का, यानी 31 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है माल्टोज अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, माल्टोज होते हैं तो क्या करते हैं, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज देते हैं, तो यहाँ पर 32 का होगा ऑप्शन ए ग्लूकोज ओनली। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है द नाइट्रोजन बेसेज प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल्स। बच्चे एक बात आप याद रखेंगे कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक होता है एडिनिन ADENIN एडिनिन, और एक होते हैं गुनाइनिन, एक होते हैं साइटोसिन, और एक होते हैं थाइनोसिन। एक क्या होते हैं, थाइनोसिन। तो अगर हम इनका ए ले लें, इसका जी, इसका सी और इसका टी, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन ए टी सी एंड जी। तो 33 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। एक एंजाइम जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो चेंजेज हो रहे हैं, सुक्रोज को जो चेंज हो रहे हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये है इन्वर्टेज, यानी कि 34 का होना चाहिए ऑप्शन बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एंथीसेटामिन्स आर आल्सो नोन, एंथीसेटामिन्स क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग्स, एंटी एलर्जिक ड्रग्स। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 35 का वो होगा ऑप्शन डी।